नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अपन स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर कस्टम एंड बैगेज रूल्स चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चैप्टर में इसमें बेसिकली प्रोसीजर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, जो कि ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी अपन स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर की सबसे पहले बात करेंगे तो इंपोर्ट प्रोसीजर को ये समझिएगा कि कोई सामान अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आना है तो कैसे आएगा, वैसल के थ्रू आएगा या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू आएगा या व्हीकल के थ्रू आएगा। तो वैसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल कहां पे आएगा, इंडिया के अंदर आएगा। तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप एयरक्राफ्ट को उतार लोगे, कहीं भी वैसल को किसी भी पोर्ट पे लेके आ जाओगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ कहां पे लेके आना पड़ेगा, इंडिया में कस्टम पोर्ट पे, कस्टम एयरपोर्ट पे डिफाइन है कि भैया यहीं पे आएगा जहाज। ठीक है, अगर उसके अलावा उसे कहीं पे उतरना है तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन में उतर सकता है, वरना उसे बाकी कहीं जगह पे उतार नहीं सकता है। दूसरी बात, जैसे ही वो इंडिया में आएगा तो इंडिया में आने के बाद आपको प्रॉपर ऑफिसर को एक लिस्ट देगा। उस लिस्ट के अंदर जितने भी वो गुड्स अपने साथ लेके आए हैं उसकी एक लिस्ट होगी, जिसे बोलते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट। और जब व्हीकल के थ्रू आता है तो वो सबमिट करता है इंपोर्ट रिपोर्ट। तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट मतलब सी और एयर के थ्रू जब आता है तो वो उनके इंडिया में आने से पहले ही वो लिस्ट सबमिट कर दी जाती है कि हम अपने साथ ये सामान लेके आ रहे हैं, और इंपोर्ट रिपोर्ट आने के 12 घंटे के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है। एक होता है क्रू मैनिफेस्ट, पैसेंजर मैनिफेस्ट। तो क्या कौन कौन से पैसेंजर क्रू आपके साथ आ रहा है उसकी भी लिस्ट आपको देनी पड़ती है। अगर सी और एयरवेज के थ्रू आ रहा है तो बिफोर अराइवल, और अगर लैंड के थ्रू आ रहा है तो ऑन अराइवल आपको वो देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें डिले करते हो तो आपके ऊपर 50,000 रुपए ईच की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अच्छा, अब इंडिया में आ गए, लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी कि आप अपने साथ क्या लेके आए हो। उसके बाद आपको प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो उस रिपोर्ट वगैरह को चेक करेगा, फिर आपको परमिशन देगा गुड्स को अनलोड करने की। अब इंडिया में आ गए तो आपको गुड्स को अनलोड करने की परमिशन मिलेगी, और अगर वैसल है तो वैसल के केस में गुड्स को तब तक अनलोड नहीं किया जा सकता जब तक उस वैसल को एंट्री आउटवर्ड नहीं मिल जाता। बाकी सबके केस में भी जब तक इंपोर्ट मैनिफेस्ट में कोई डिटेल मेंशन नहीं है उस गुड्स को इंडिया में यहां पे उतारा नहीं जा सकता। इंपोर्ट मैनिफेस्ट में होगा कोई गुड्स का वैल्यू, तभी उसको इंडिया में अनलोड करने दिया जाएगा। अब गुड्स अनलोडिंग हो गया तो अनलोडिंग होते टाइम वहां पे कस्टम ऑफिसर उस पूरी प्रोसेस को देख रहा होगा। अनलोड होने के बाद अब पोर्ट पे पड़ा है माल, पोर्ट पे किसके पास पड़ा है, कस्टोडियन के पास पड़ा है, जो पोर्ट का कस्टोडियन होता है उसके पास माल पड़ा है। अब वहां से आपको छुड़वा के लेके आना पड़ेगा अपना माल कस्टम से। तो कस्टम से छुड़वाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। तो बिल ऑफ एंट्री भी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, आप डायरेक्टली वहां से माल क्लियर करवा के लेके जा रहे हो, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ऐसे केस में आपको पेमेंट ऑफ ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फॉर ट्रांसशिपमेंट होता है। अगर मान लो माल को यहां से क्लियर नहीं करवाना, किसी दूसरी जगह पे भेजना है, तो उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर ट्रांसशिपमेंट। ऐसे केस में कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, अब बिल ऑफ एंट्री जब आपको माल को वेयर हाउस में रखवाना होता है कस्टम के, तो आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करना पड़ता है। ऐसे केस में भी कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। अब वेयर हाउस से जब आप माल छुड़वा के लेके जाओगे तब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे, तब आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो कस्टम ऑफिसर चेक करेगा क्या कहीं गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, ऐसे गुड्स तो नहीं है जो इंडिया में मना है आने के लिए, या फिर इनके ऊपर ड्यूटी पे कर दी गई है। अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं कि प्रोहिबिटेड गुड्स भी नहीं है और ड्यूटी भी पे कर दी, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन पास कर देगा। उसके बाद अपना गुड्स लेके आप जा सकते हो। ये तो है इंपोर्ट का प्रोसीजर। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। जब माल इंडिया से बाहर जाएगा, इंडिया से बाहर जाएगा तो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले जो एक्सपोर्टर होगा वो अपना माल लेके आएगा पोर्ट पे। पोर्ट पे ऑफिसर को बोलेगा कि मुझे ये माल बाहर लेके भेजना है, तो वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, शिपिंग बिल। अगर एयर या वेसल के थ्रू भेजना है तो शिपिंग बिल, और व्हीकल के थ्रू भेजना है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा। इट्स जस्ट लाइक बिल ऑफ एंट्री। उसमें सारा डिटेल होगा कि भाई मैं क्या क्या सामान भेजने वाला हूं, उसके ऊपर कितना कितना ड्यूटी बनता है। तो प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि कहीं ये गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है, ऐसे गुड्स तो नहीं जिनको एक्सपोर्ट करना मना है, या फिर इनके ऊपर ड्यूटी पे करी गई है कि नहीं करी गई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। मतलब इन गुड्स को अब एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट अलाउ कर देगा। अब एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया तो अब इन गुड्स को लोड किया जाएगा किसमें, एयरक्राफ्ट में, वैसल, व्हीकल में। ये तभी किया जा सकता है अगर शिपिंग बिल है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, और वैसल के केस में एंट्री आउटवर्ड ग्रांट कर दिया गया है एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर दिया गया प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो इन गुड्स को क्या किया जा सकता है, लोड किया जा सकता है वैसल या एयरक्राफ्ट में जिसके थ्रू ये भेजना है। पर ध्यान रखना, वैसल के केस में जब तक एंट्री आउटवर्ड नहीं मिलेगा तब तक गुड्स को लोड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब गुड्स लोड हो गया तो फिर एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट कि आप अपने साथ क्या क्या सामान लेके जा रहे हो उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उस वैसल या एयरक्राफ्ट के पर्सन इन चार्ज के द्वारा। अगर वो सबमिट नहीं की जाती है तो 50,000 रुपए का फाइन है।
तो उसमें बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या गुड्स अपने साथ आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हो, और उसके बाद जब ये सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा इंडिया से जाने के लिए। प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा कि हां अब आप ये व्हीकल या वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया से जा सकता है। इस प्रकार से ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर होता है। ये तो हमने इन शॉर्ट प्रोसीजर देख लिया। अब इसमें से कुछ जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को हम जाके देखेंगे। देखो ये सारी कहानी मैंने आपको अभी इसमें जो प्रोसेस समझाया उसमें सारी कहानी समझा दी मैंने, ठीक है आपको। अब बात चलेंगे सीधा फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री पे। अब देखो इंपोर्ट के केस में जब आप अपना माल छुड़वाने जाते हो तब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि क्या क्या सामान आपने इंपोर्ट किया है, उसका कितना वैल्यू है, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है। तो बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है, ठीक है। 3 टाइप की बिल ऑफ एंट्री होती है, वो हमने डिस्कस किया। एक तो होम कंजम्पशन के लिए, एक वेयरहाउसिंग के लिए, और वेयरहाउसिंग के बाद आप माल छुड़वा के लेके जाना चाहते हो तो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। बिल ऑफ एंट्री को 4 कॉपीज में सबमिट किया जाता है। ओरिजिनल कस्टम अथॉरिटीज रख लेगी। डुप्लीकेट वाला किसके काम आ जाएगा? जब आप कस्टोडियन से माल छुड़वाने जाओगे तो उसे आप कॉपी दोगे। तीसरा, आप खुद के रिकॉर्ड्स के लिए रख सकते हो। और फोर्थ कॉपी आप जब बैंक या आरबीआई के थ्रू पेमेंट करोगे आपके सप्लायर को, तब आपको ये बैंक को देनी पड़ेगी क्वाड्रिकेट कॉपी। बिल ऑफ एंट्री कब तक फाइल की जा सकती है? बिल ऑफ एंट्री अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट या वेसल या व्हीकल के अराइवल से 30 दिन पहले, मतलब नोट बिफोर 30 डेज आप सबमिट कर सकते हो। मतलब उसके आने के 30 दिन के पीछे वाली साइड आप फाइल कर सकते हो। जैसे मान लो अगर 1 अगस्त को व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट आने वाला है तो 1 जुलाई के बाद आप उसे फाइल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आने के जो अराइवल है उसके पिछले दिन तक ही आप मैक्सिमम फाइल कर सकते हो। कहने का मतलब अगर 1 अगस्त को आ रहा है तो 31 जुलाई तक आप मैक्सिमम फाइल कर सकते हो। उसके बाद अगर फाइल करोगे तो आपको लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ सकती है। तो मैक्सिमम कितना पहले? 1 महीना पहले, और मिनिमम 1 दिन पहले आपको फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। ध्यान रखना, जैसे ही आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ता है? ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आज बिल ऑफ एंट्री फाइल करके और आप अपना माल छुड़ा के ले गए और 1 महीने बाद ड्यूटी पे कर रहे हो। ड्यूटी उसी टाइम पे करनी पड़ेगी जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। बट कुछ केसेस में डेफर्ड पेमेंट टर्म्स अलाउ किया गया है। कुछ लोगों को यह अलाउ किया गया कि आप ड्यूटी बाद में भी पे कर सकते हो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद। कौन कौन से लोग हैं? उन लोगों को अगर डेफर पेमेंट टर्म्स के लिए अप्लाई करना है, बाद में ड्यूटी पे करनी है, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से। प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं डेफर्ड पेमेंट टर्म्स का फायदा उठाना चाहता हूं। इसे क्लियर फर्स्ट पे लेटर फैसिलिटी भी बोलते हैं कि आप पहले माल क्लियर करवा लो, बाद में पे कर देना, ठीक है। अब उनको अलाउ कर सकता है कंसीडरिंग एलिजिबिलिटी प्रिंसिपल कमिश्नर। एलिजिबल कौन होंगे? ऐसे व्यक्ति जो कि सर्टिफाइड हैं, ऐसे इंपोर्टर जो कि सर्टिफाइड हैं अंडर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम एज अ टियर 2 एंड टियर 3 प्रोग्राम वाले ऑपरेटर। तो मतलब इंपोर्टर अगर सर्टिफाइड एज अ टियर 2 टियर 3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एंड या फिर ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो इन लोगों को ये डेफर्ड पेमेंट टर्म्स वाली फैसिलिटी मिल सकती है। अगर डेफर्ड पेमेंट वाली फैसिलिटी आती है तो कब पेमेंट करना पड़ेगा? तो अगर डेफर पेमेंट वाली फैसिलिटी होती है तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, किसी भी मंथ की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो भी बिल ऑफ एंट्री रिटर्न होगी आपको अप्रूव होके, उसका जो ड्यूटी का पेमेंट है वो आपको उसी मंथ की 16 तारीख को पे करना है। किसी भी मंथ की 16 तारीख से लास्ट डेट तक जितना भी बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न हुआ है अप्रूव होके, उसकी ड्यूटी आपको अगले महीने की 1 तारीख तक आपको पे करना है। उसके बाद अगर मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीने की 16 तारीख से 31 मार्च तक की जो बिल ऑफ एंट्री आएगी उसके ऊपर जो ड्यूटी होगी उसके ऊपर आपको 31 मार्च तक ही पे करना है, क्योंकि वो असेसमेंट ईयर क्लोज हो जाता है। जो भी पेमेंट की जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली की जाएगी। अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ में 1 से ज्यादा बार अगर आपने डिफॉल्ट किया, 3 मंथ में अगर 1 से ज्यादा बार डिफॉल्ट किया, तो ऐसे केस में वो फैसिलिटी आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी जब तक आप उसको इंटरेस्ट और पेमेंट पे नहीं कर देते। उसके बाद और ध्यान रखना, ये तो हो गई बात डेफर्ड पेमेंट टर्म्स की। अगर नॉर्मल भी पेमेंट कर रहे हो ड्यूटी की तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना पड़ेगा। किसके थ्रू? आइस गेट के थ्रू। आइस गेट एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। याद रखना, आइस गेट कब करना पड़ेगा? अगर आपका पर बिल ऑफ एंट्री पेमेंट कितना आ रहा है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से ज्यादा, या फिर आप ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक कैटेगरी में हो, तो ऐसे केस में भले ही 1 रुपए का पेमेंट आ रहा हो तो भी आपको आइस गेट के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद
अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर गुड्स क्लियर नहीं किया पोर्ट से, तो वो आपके गुड्स को ऑक्शन भी किया जा सकता है। हजार्डियस एनिमल्स या फिर फूड स्टफ है तो उसको 30 दिन का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले भी ऑक्शन किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात करें तो मैंने ये सारी चीजें आपको वहां पे कवर कर ली हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद असेसमेंट पे आ जाते हैं। तो ये तो था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, मैंने आपको वो पूरा डिटेल में भी करवा दिया है और आपको इन शॉर्ट में भी करवा दिया है। ठीक है, तो ये तो प्रोसीजर की बात हो गई। अब बात आती है असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटी। आपने जो माल इंपोर्ट किया है उसके ऊपर कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। ये डिसाइड करना। ठीक है, अब क्या होता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करता है, शिपिंग बिल फाइल करता है। तो फाइल करता है तो उसके अंदर सब लिखा होता है कितनी ड्यूटी पे करनी है। तो इसका मतलब उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि कितनी ड्यूटी पे करनी है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। इंपोर्टर एक्सपोर्टर सेल्फ असेसमेंट करता है। अब उसकी बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल को चेक करता है कौन? प्रॉपर ऑफिसर। सारे बिल ऑफ एंट्री वगैरह तो चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो वो सैंपल बेसिस पे कुछ चेक करता है। अगर उसे वो करेक्ट नहीं लगता है, अगर उसे लगता है कि जो सेल्फ असेसमेंट किया गया है वो करेक्ट नहीं किया है, तो प्रॉपर ऑफिसर ड्यूटी को रीअसेस करेगा, वापस से असेस करेगा, पता लगाएगा। और अगर ड्यूटी ज्यादा बनती है तो उसे स्पीकिंग ऑर्डर पास करके रीजन बता के उसे बोलेगा कि 15 दिन के अंदर बाकी की ड्यूटी पे करो। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रोविजनल असेसमेंट की। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या है? प्रॉपर ऑफिसर एक बार के लिए असेसमेंट कर देता है बट बाद में उसे फाइनलाइज करेगा। तो उसमें किस किस केसेस में होता है? मान लीजिए ये कौन कौन से केसेस में प्रोविजनल असेसमेंट किया जाएगा उसकी बात कर रहे हैं कि अगर असेसी अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, असेसी किसी रीजन से अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर से राइटिंग में कि बॉस मैं अपना प्रोविजनल असेसमेंट करवाना चाहता हूं। ठीक है, और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई गुड्स को हमें केमिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा या अदर टेस्ट करवाना पड़ेगा सो दैट हम सही इस पे कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी वो पता लगा सकें, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? एक बार के लिए प्रोविजनल ड्यूटी अप्लाई कर सकता है जब तक वो उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। अगर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कराए गए अपने असेसी के द्वारा, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? जब तक डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराए जाते तब तक के लिए प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा। उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करा दिया असेसी ने, बट प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि मुझे और जानकारी चाहिए, फर्दर नेसेसरी इंक्वायरी चाहिए, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा? प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा। और जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जो उसे इंफॉर्मेशन नहीं थी या फिर केमिकल रिपोर्ट चाहिए थी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, उसके बाद वो क्या कर देगा? फाइनल असेसमेंट कर देगा। पर ध्यान रखना, अब क्या भरोसा कि असेसी एक बार पैसा पे करके बाद में भाग जाए, अगर बाद में ड्यूटी ज्यादा बनी तो पे ही नहीं करेगा। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर उससे बॉन्ड और सिक्योरिटी साइन करवाएगा कि अगर कल को ज्यादा ड्यूटी बनती है तो वो डिफरेंशियल अमाउंट तुम्हें इंटरेस्ट के साथ पे करना है। ठीक है, अब उसके बाद मान लो फाइनल असेसमेंट हुआ, कैसे होता है प्रोसेस वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पर एक बार मान लीजिए फाइनलाइज हो गया असेसमेंट, पहले प्रोविजनल असेसमेंट किया फिर फाइनलाइज हो गया। अब जब फाइनलाइज हो गया तो ड्यूटी आपकी बन गई ज्यादा, जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा था, मान लो आपने ऑलरेडी 1 लाख रुपए पे कर रखा था, अब ड्यूटी बन गई आपकी 3 लाख रुपए, तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल 2 लाख रुपए अमाउंट है वो आपको डिपार्टमेंट को और पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है, अब जीएसटी में 18% होता है, कस्टम में 15% होता है। 15% पर एनम कहां से कहां तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जिस मंथ में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, ध्यान से सुनना, जिस मंथ में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ की फर्स्ट डे से लेके जिस दिन तक आप पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को 15% पर एनम की रेट से डिफरेंशियल अमाउंट पे। और अगर ड्यूटी कम बनती है ऑलरेडी पेड से, जितना आपने पे कर दिया उससे कम ड्यूटी बनती है, तो ऐसे केस में रिफंड दे दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, और रिफंड के साथ 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट तब दिया जाएगा अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होने के 3 महीने के अंदर रिफंड नहीं दिया जाता है। तो 3 महीने के बाद से लेके जब तक रिफंड नहीं दिया जाता तब तक के लिए तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर वरना आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ फाइनल असेसमेंट क्या है? देखो, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन नहीं थी प्रॉपर ऑफिसर के पास इसलिए वो असेसमेंट नहीं कर पा रहा था, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा असेसी से। असेसी को बोलेगा कि भैया 15 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो प्रोविजनल असेसमेंट होने के। अब असेसी टाइम मांगेगा, असेसी बोलेगा मेरे पास तो 15 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर 3 महीने और टाइम दे सकता है। और असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर चाहे तो वो फर्दर 3 महीने और एक्सटेंड कर सकता है, और कमिश्नर चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टाइम। ठीक है, जब सबमिशन कर देगा इंफॉर्मेशन का तो जो असेसी है उसे इंफॉर्म करना है प्रॉपर ऑफिसर को कि मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब जब इंफॉर्मेशन
प्रॉपर ऑफिसर के पास आ गई, इंटीमेशन ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थे वो आ गए, केमिकल टेस्ट रिपोर्ट जो भी करवाया था वो भी सारा आ गया, केमिकल टेस्ट है, अदर टेस्ट रिपोर्ट, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चाहिए थी वो भी आ गई। मतलब जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट किया था वो अब वजह ही समाप्त हो गई, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब आ गया। तो अब क्या कर सकता है, अब वो फाइनल असेसमेंट कर सकता है। अब वो फाइनल असेसमेंट कर सकता है कितने टाइम में, 2 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन इसको रिपोर्ट मिल गई, टेस्ट रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट या फिर इंटीमेशन मिल गया कि डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिए, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा असेसमेंट। इन 2 महीने को 3 महीने से और एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। अगर कोई भी प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया जाता असेसमेंट का तो पेनल्टी लगेगा 50,000। ईच बिल ऑफ एंट्री शैल बी कंसीडर्ड एज द सेपरेट वन। मान लीजिए 2 बिल ऑफ एंट्री दी हुई है, 2 कंसाइनमेंट दी हुई है, तो दोनों को सेपरेटली देखा जाएगा। एक में रिफंड आ रहा है, एक में पेमेंट आ रहा है, तो दोनों को मर्ज करके नेट अमाउंट नहीं देखा जाएगा, दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। आपको मैं इसका एग्जाम्पल करवा देता हूं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बिल ऑफ एंट्री थी, उसके ऊपर आपने प्रोविजनल ड्यूटी पे कर दी 12 दिसंबर को, ठीक है। एक बिल ऑफ एंट्री थी, एक बिल ऑफ एंट्री थी जिसकी 12 दिसंबर को आपने प्रोविजनल असेसमेंट में ड्यूटी पे कर दिया, मान लीजिए 1,50,000 रुपए, ठीक है। अब जब फाइनल असेसमेंट हुआ, मान लीजिए 25 जनवरी को, ठीक है, तब ड्यूटी बनी 3,50,000 रुपए और आपने 31 जनवरी को ये ड्यूटी पे कर दी। 1 जनवरी को बाकी बची हुई जो 2 लाख रुपए का अमाउंट था वो भी आपने पे कर दिया। तो अब जो आप अमाउंट पे करोगे 31 जनवरी को, उसके साथ आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहां पे देखना कि किस तारीख से इंटरेस्ट, कितने अमाउंट पे, डिफरेंशियल अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था, इनटू रेट क्या रहेगी इंटरेस्ट की, 15% पर एनम। और कहां से कहां तक लगेगा, 12 दिसंबर को हमने प्रोविजनल असेसमेंट में टैक्स पे किया, तो दिसंबर मंथ का फर्स्ट डे, मतलब 1 दिसंबर से लेके जब मैंने पेमेंट किया, कब किया, 31 जन, तो इसका मतलब 31 डेज दिसंबर के, 31 डेज जनवरी के, तो 62 डेज का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना, 2 लाख इंटू 15% इंटू 62 डिवाइडेड बाय 365, तो यहां पे 5,096 रुपए का आपको इंटरेस्ट यहां पे देना पड़ेगा। उसके साथ ध्यान रखना जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उसके फर्स्ट डे से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो होता है असेसमेंट। ऑडिट के केस में सिंपल है कि ऑडिट सिर्फ ये नहीं है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की जाएगी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ ऑडिट कस्टोडियन की भी की जा सकती है, वेयरहाउस वाले की भी की जा सकती है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट की भी की जा सकती है, स्टोरेज वाले की, ट्रांसपोर्टर की भी ऑडिट की जा सकती है। ध्यान रखना कस्टम के अंदर। और 5 साल के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ऑडिट अगर की जाएगी तो 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और अगर कोई भी कंडीशन से फुलफिल नहीं करते तो 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और ऑफिसर चाहे तो सीएस, सीएस, सीएमए या कोई एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकता है। इतनी सी बात है ऑडिट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है वो पोस्ट के थ्रू किया है, मैंने कोई कुरियर या फिर पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगेगी, किस दिन की लगेगी। मैंने जब वैल्यूएशन चैप्टर में आपको रेट ऑफ ड्यूटी बताया था कि किस दिन की लगेगी, वहां पे मैंने बोला था कि यहां पे पोस्टल और बैगेज कवर नहीं होता है, तो पोस्टल के केस में किस दिन की ड्यूटी लगेगी। तो देखना, अगर पोस्ट के थ्रू आपने इंपोर्ट किया है तो ध्यान रखना जब भी आप कोई सामान पोस्ट के थ्रू मंगवाते हो तो जो पोस्टल वाला सामान लेके आता है ना, इंपोर्ट करके लाता है, तो वो एक लिस्ट सबमिट करता है प्रॉपर ऑफिसर को। उसके अंदर लिखा होता है कि उसने कौन कौन से कुरियर लाया है और उसके अंदर क्या क्या सामान है, जिसके ऊपर प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करता है। तो जिस दिन वो लिस्ट सबमिट की जाएगी कुरियर के द्वारा या फिर पोस्टल अथॉरिटी के द्वारा, उस दिन क्या रेट ऑफ ड्यूटी थी, या फिर डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल विच एवर इज लेटर, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी यहां पे अप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट आपने पोस्टल अथॉरिटी के थ्रू किया है तो उसने जब सबमिट किया लिस्ट और अराइवल ऑफ वेसल विच एवर इज लेटर। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, तो जिस दिन आप वो सामान को हैंडओवर करोगे कुरियर एजेंसी को या फिर पोस्टल अथॉरिटी को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, उस दिन क्या रेट ऑफ ड्यूटी थी वो आपकी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी यहां पे, ठीक है, जिस दिन हैंडओवर करोगे। दूसरी बात, फिर स्टोर्स से रिलेटेड बात करें। स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स ऐसा सामान होता है जो कि वेसल या एयरक्राफ्ट में जो सामान रखा जाता है उसमें यूज करने के लिए। जैसे मान लो कोई फ्यूल भरा हुआ है ना, फ्यूल भरा हुआ है, कोई सामान खाने का सामान है, इमरजेंसी की जैकेट पड़ी होती है, आपने एयरक्राफ्ट में देखा होगा हर सीट के अंदर इमरजेंसी जैकेट होती है, तो उसे भी स्टोर्स बोला जाता है। तो कोई भी सामान ऐसा गुड्स जिसको यूज किया जाता है वेसल या एयरक्राफ्ट में, इंक्लूडिंग फ्यूल, स्पेयर पार्ट, अदर इक्विपमेंट, फूड, ड्रिंक्स, मेडिसिन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ऐसे केस में अगर कोई भी स्टोर सप्लाई किया जाता है, इंपोर्ट करके आपने स्टोर सप्लाई किया है किसी फॉरेन गोइंग वेसल को, इसका मतलब इंपोर्ट के ऊपर आपने ड्यूटी पे करी, बट आपने इंडिया में तो उसे यूज किया ही नहीं, आपने वापस उसे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जो भी ड्यूटी आपने इंपोर्ट पे करी है वो आपको 100% उसका क्या मिल जाएगा, ड्रॉबैक मिल जाएगा। इवन आपने नेवी वाले शिप को भी दिया तो भी आपको ड्रॉबैक 100% मिल जाएगा। अब इंडिया का माल अगर आप फॉरेन गोइंग वेसल को क्या दे रहे हो, स्टोर के रूप में, तो वो भी इंडिया से बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसे भी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, उसके भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सपोर्ट कर दिया जा सकता है। ये है स्टोर का कहानी। अब आता है टॉपिक बैगेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैगेज, इसको ढंग से और कर लेना। तो बैगेज क्या होता है, तो भैया कोई भी अगर पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो अपने साथ क्या लेके आएगा, सामान लेके आएगा। तो उसे सामान इंडिया में लाना अलाउड है या नहीं है, इंडिया में उसे सामान लाना अलाउड है या नहीं है, उसकी बात करेगा बैगेज। तो जो अपने साथ सामान लेके आता है उसे बोलते हैं बैगेज। हो सकता है वो अपने साथ ना लेके आए, अपने आने से पहले ही भेज दे या अपने आने के बाद में लेके आए, तो उसे भी क्या बोलते हैं, बैगेज ही बोलते हैं। इंक्लूड्स अनअकम्पेंड बैगेज। दो होते हैं, अकम्पेंड बैगेज जो अपने साथ लेके आता है, जो अपने साथ नहीं लेके आता, दैट इज अनअकम्पेंड बैगेज। बट बैगेज में मोटर व्हीकल कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब जब भी कोई भी बंदा बाहर से आउट ऑफ इंडिया से आएगा, इंडिया के अंदर सामान लेके आएगा, तो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसे बोलते हैं बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसके अंदर वो बताएगा कि मैं बैग में क्या क्या सामान लेके आया हूं। तो सामान का पूरा कंटेंट उसे देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि मैं ये सामान लेके आया हूं। और जिस दिन वो डिक्लेरेशन सबमिट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, उसी दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगी वही रेट ऑफ ड्यूटी यहां पे यूज की जाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। अभी के लिए जो ड्यूटी एप्लीकेबल है दैट इज 35%, और अगर सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी मिला लें 10% तो 38.5% की रेट से कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन में 38.5% से रेट ऑफ ड्यूटी लगाना है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर 100% रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, 38.5% नहीं लगेगी। पहली बात, अगर फायर आर्म है तो उसके ऊपर 100% रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। अगर कैट्रिजेस है मोर देन 50, अगर 50 से ज्यादा कैट्रिजेस हैं तो ऊपर वाला जो अमाउंट है, मतलब 50 से ज्यादा वाले कैट्रिजेस हैं उस पे 100% ड्यूटी लगेगी। सिगरेट 100 से ज्यादा है तो 100 से ज्यादा वाली सिगरेट्स पे 100% ड्यूटी लगेगी। सिगार है 25 से ज्यादा सिगार है तो 25 से ऊपर वाले पे 100% ड्यूटी लगेगी। और तंबाकू 125 ग्राम से ज्यादा है तो 125 ग्राम से ऊपर वाले तंबाकू पे 100% ड्यूटी लगेगी। बट इतने जो लिमिट दी गई है उसके ऊपर तो 38.5% ही लगेगा। गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कुरियर उसके ऊपर भी 100% लगेगा। उसके बाद अब गुड्स को लाया जाता है इंडिया में। अब देखो एक व्यक्ति देखो आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो अपने सामान में अपने कपड़े भी होंगे, अपना यूज किया हुआ सामान भी होगा, तो क्या सब पे ड्यूटी लग जाएगा, क्या सब पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पे पैसेंजर बैगेज रूल दिए हुए हैं जहां पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, कि अगर आप इतना सामान इंडिया में लेके आते भी हो तो भी आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या रिलैक्सेशन है, उसे बोलते हैं, पहला जो रिलैक्सेशन दिया गया है जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस, कि जनरली आपको बिना ड्यूटी के कितना बैग अलाउड है, कितना सामान अलाउड है। तो देखा जाएगा कि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो, ध्यान रखना, इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया हो, या फिर आप टूरिस्ट हो इंडियन ओरिजिन के, कहने का मतलब अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो या फिर फॉरेनर हो जो कि रिजाइड कर रहा है इंडिया में, और टूरिस्टर हो जो कि इंडियन ओरिजिन का है, तो ऐसे केस में अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार के अलावा किसी कंट्री से आ रहे हो, एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो ऐसे केस में जितने भी आपके पर्सनल इफेक्ट हैं, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट, वो आपको फ्री ऑफ ड्यूटी अलाउड हैं इंडिया में लाना। और ट्रैवल सोवेनियर्स भी आपको फ्री ऑफ ड्यूटी लाना अलाउड है। तो मतलब जितने भी पर्सनल इफेक्ट हैं, ट्रैवल सोवेनियर है, वो आपको फ्री ऑफ ड्यूटी अलाउ कर दिए जाएंगे इंडिया में लाने के लिए। दूसरी बात, इसके अलावा भी अगर कोई सामान लेके आते हो, पर्सनल इफेक्ट या ट्रैवल सोवेनियर के अलावा भी कोई सामान लेके आते हो, तो 50,000 रुपए तक वैल्यू का जो सामान है, अगर वो आप अकम्पेंड बैगेज में लेके आए हो, तो ऐसे केस में उसके ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी 50,000 रुपए तक। उससे ऊपर होगा तो उसके ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, इस 50,000 रुपए में अनेक्सर 1 के आइटम्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात करेंगे अनेक्सर 1 क्या है। दूसरी बात, अगर टूरिस्ट है फॉरेन ओरिजिन का, तो ऐसे केस में वो अगर एनी कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार आ रहा है तो उसे 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलके सिर्फ 15,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। बाकी पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोवेनियर का बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अकम्पेंड बैगेज में 15,000 रुपए तक का सामान भी वो लाके आ सकता है, पर एनेक्सर 1 वाले आर्टिकल वहां पे नहीं बेनिफिट मिलेगा। इंडियन रेजिडेंट और फॉरेनर रिजाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट,
मतलब इंडियन रेजिडेंट है या फॉरेनर है जो रिजाइडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहा है, नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहा है, तो ऐसे केस में यूज्ड पर्सनल इफेक्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, ट्रैवल सोविनर पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगा, उसके अलावा 15,000 रुपए तक के सामान पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। पर ध्यान रखना, अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से लैंड रूट के थ्रू आ रहे हो तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इफेक्ट अलाउड है, फिर आपको ना तो 15,000 का अलाउंस मिलेगा ना ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। दूसरी बात, इन्फेंट के केस में, इन्फेंट क्या होता है, 2 साल तक का बच्चा, अगर आप 2 साल तक का बच्चा आपके साथ है तो उसे कोई अलाउंस नहीं मिलेगा सेपरेटली, बट उस बच्चे के जो पर्सनल इफेक्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ड्यूटी आप लेके आ सकते हो। फॉर इन्वेंट ओनली पर्सनल इफेक्ट इज अलाउड। दूसरी बात, टूरिस्ट क्या होता है, हमने यहां पे बार बार टूरिस्ट वर्ड यूज किया। टूरिस्ट का मतलब है एनी पर्सन जो कि इंडिया में नॉर्मली रिजाइड नहीं करता पर इंडिया में घूमने आता है, इंडिया में घूमने आता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने तक के लिए, नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए, ठीक है, 6 महीने तक के लिए आता है तो उसे टूरिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, 2 व्यक्तियों का अलाउंस कभी भी पूल नहीं किया जा सकता, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। मान लो 2 पति पत्नी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी क्या आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, ठीक है, वो 1 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम लेके आए। अब म्यूजिक सिस्टम तो एक ही है, तो या तो मिस्टर ए अपना अलाउंस यूज कर सकता है, मिस्टर बी अलाउ यूज कर सकता है, तो 1 लाख माइनस 50,000 रुपए का अलाउंस, तो 50,000 रुपए पे ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों का 50,000 मिला के 1 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम लेस किया 1 लाख 0, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के लिए 2 लोगों का अलाउंस आप यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए 2 म्यूजिक सिस्टम होते हैं अलग अलग, तो ऐसे केस में 50,000 रुपए का बेनिफिट मिस्टर ए ले लेते, 50,000 का बेनिफिट मिस्टर बी ले लेते, तो ऐसे केस में कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती अगर 2 म्यूजिक सिस्टम होते 50,000 के, ठीक है। ये आप बताता हूं, पर्सनल इफेक्ट के अंदर कभी भी ज्वेलरी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टूरिस्ट का मैंने मतलब आपको बता दिया। अब ये तो हो गया जनरल अलाउंस, जो मैंने आपको बता दिया कि जनरली हर व्यक्ति को ये इतना अलाउंस मिल जाएगा, पर ध्यान रखना इसके अलावा भी कुछ अलाउंस दिया गया है। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज्यादा की उम्र का है और वो आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, तो अपने साथ एक लैपटॉप लेके आ सकता है, उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी वसूल नहीं की जाएगी। कितना? 1 लैपटॉप, अगर 18 साल से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति है। दूसरी बात है ज्वेलरी अलाउंस, कि अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया के बाहर रह रहे थे, ध्यान रखना आप 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया के बाहर रह रहे थे, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए बाहर रह रहे थे, तो ऐसे केस में अगर जेंटलमैन है वो इंडिया में आ रहा है 1 साल बाहर रह के, तो वो क्या कर सकता है, 20 ग्राम्स अप टू 50,000 रुपए तक का ज्वेलरी लेके आ सकता है। मान लीजिए अगर उसने 30 ग्राम लेके आ गया जिसकी वैल्यू 60,000 है, तो 20 ग्राम का कितना होगा, 40,000, तो 40,000 तो अलाउ कर दिया जाएगा, बट जो बाकी बचा 20,000 है उसको आपको जनरल फ्री अलाउंस में ऐड करना पड़ेगा, वो 50,000 के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद अगर लेडी पैसेंजर है तो वो 40 ग्राम तक अप टू 1 लाख रुपीस तक का अलाउड है उसे फ्री ऑफ ड्यूटी ज्वेलरी लाना, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अनेक्शर 1 का जो आइटम है वो आपको यहां पे जनरल फ्री अलाउंस में नहीं मिलेगा, तो अनेक्शर 1 का कौन सा आइटम है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अनेक्शर 1 में आता है फायर आर्म, मतलब कोई बंदूक वगैरह ऐसा फायर आर्म वगैरह लेके आओगे तो वो आपको अलाउड नहीं है, उसका जनरल अलाउंस नहीं मिलता, इसके ऊपर पूरा 100% ड्यूटी पे करना पड़ता है। कैट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, अगर 50 से ज्यादा एक्सीड करते हैं कैट्रिजेस तो उनको ऊपर 100% ड्यूटी पे करना पड़ता है। पर ध्यान रखना अगर 50 तक है तो उसे जनरल फ्री अलाउंस में भी ले सकते हो, और ड्यूटी अगर लगेगी भी तो कितनी लगेगी, 38.5%। अगर 50 तक है, 50 से ऊपर गया तो 100% ड्यूटी। सिगरेट्स है तो अगर 100 स्टिक्स तक है तो आपको जनरल फ्री अलाउंस भी मिल जाएगा और रेट ऑफ ड्यूटी भी 38.5% लगेगी, बट अगर 100 से एक्सीड हुए तो 100%। उसी प्रकार से सिगार 25, तंबाकू 125 ग्राम। एल्कोहलिक लिकर 2 लीटर तक, एल्कोहलिक लिकर या वाइन है तो वो 2 लीटर तक अलाउड है, 2 लीटर से अगर ऊपर होगी तो ऐसे केस में आपको जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन रेजिडेंट है, कितने साल का है, मान लीजिए 25 साल का है, ठीक है, और आउट ऑफ इंडिया वो 2 साल के लिए रह के फिर इंडिया में आ रहा है, ठीक है, 2 साल वो आउट ऑफ इंडिया रहा है। अब वो क्या लेके आ रहा है, एक तो वो पर्सनल इफेक्ट लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, पर्सनल इफेक्ट लेके आ रहा है, कितने, 50,000 के, ठीक है, और फिर वो लेके आ रहा है ट्रैवल सोविनियर 20,000 रुपए के, ट्रैवल सोविनियर। उसके बाद वो एक लैपटॉप लेके आ रहा है जो कि 1,20,000 रुपए का है, ठीक है। फिर वो ज्वेलरी लेके आ रहा है, कितनी,
30 ग्राम ज्वेलरी है कितने रुपए की? 75,000 रुपए की, 75,000 रुपए की, ठीक है। उसके मान लीजिए 75 नहीं तो ये मान लीजिए 60,000 रुपए की है, 60,000 रुपए की, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम लेके आ रहा है एक जो कि है 35,000 रुपए का। फिर एक मोबाइल लेके आ रहा है जो कि है 90,000 रुपए का। और क्या लेके आ रहा है? और मान लो तंबाकू लेके आ रहा है, तंबाकू लेके आ रहा है, ये मान लीजिए आप लेके आ रहा है 200 ग्राम, 200 ग्राम, और पर ग्राम की वैल्यू कितनी है? ये मान लीजिए 20 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर एक लेके आ रहा है फायर आर्म लेके आ रहा है, फायर आर्म जिसका वैल्यू है 50,000 रुपए। और फिर कैट्रिजेस लेके आ रहा है, कैट्रिजेस लेके आ रहा है कितने? ये मान लीजिए 60 कैट्रिजेस हैं एट द वैल्यू ऑफ 500 ईच, 30,000 रुपीज का हो गया, ठीक है। उसके बाद एक वाइन लेके आ रहा है, वाइन लेके आ रहा है कितनी? 1.5 लीटर जिसकी वैल्यू है 6,000 रुपीज, ठीक है। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि इसको कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा, कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा बैगेज अलाउंस के रूप में। तो देखो सबसे पहले अगर पर्सनल इफेक्ट की बात करें, अगर पर्सनल इफेक्ट की बात करें तो पर्सनल इफेक्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। ट्रैवल सोविनियर पे ड्यूटी लगेगा? नहीं लगेगा। उसके बाद लैपटॉप, लैपटॉप अगर 18 साल से बड़ा आदमी है तो उसके लिए लैपटॉप पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, नील हो जाएगा एक लैपटॉप। ज्वेलरी के केस में भी, ज्वेलरी के केस में भी यहां पे कितना है? 60,000 रुपए का ज्वेलरी है 30 ग्राम, पर वो क्या है? बंदा है, लड़का है, लड़का है, और 20 ग्राम तक अलाउड होगा। 20 ग्राम तक कितना? 50,000 रुपए तक। अगर 20 ग्राम का वैल्यू देखो तो यहाँ पे कितना आएगा? 40,000 रुपए। तो ज्वेलरी 40,000 तक तो इसको ऐसे ही अलाउड है, 40,000 रुपए तो कोई ड्यूटी लगेगा नहीं। तो कितने पे लगेगा ड्यूटी? 20,000 रुपए पे बचा हुआ, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम यहां पे 35,000 रुपए हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल 90,000 रुपए यहां पे आ जाएगा। उसके बाद तंबाकू, तंबाकू की बात करें तो 125 ग्राम से ऊपर जो तंबाकू होगा उसके ऊपर तो 100% ड्यूटी लग जाएगा। तो इसका मतलब 125 ग्राम ही मैं क्या ले सकता हूं? जनरल फ्री अलाउंस में ले सकता हूं। तो 125 ग्राम इंटू 20 कितना हो जाएगा? 125 इंटू 20 ये आपका हो जाएगा 2500 रुपए। फिर फायर आर्म आप यहां पे नहीं ले सकते, फायर आर्म पूरा एनेक्सर 2 में आता है, उस पर ऊपर कोई जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलता और उसको पूरा का पूरा 100% की ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। फिर कैट्रिजेस 50 अलाउड हैं, कितने? 50 अलाउड हैं, तो 50 यहां पे ले लेता हूं, 50 इंटू 500 25,000 कैट्रिजेस का हो गया। फिर उसके बाद वाइन पूरी की पूरी अलाउड है, वाइन 2 लीटर तक अलाउड है, यहाँ पे 1.5 लीटर है, तो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे ले सकता हूं। तो अगर मैं टोटल करूं तो 20,000 प्लस 35,000 55,000 और 90,000 1,45,000, 1,45,000 और 25,000 1,70,000 1,76,000 और 1,78,500 1,78,500। अब इसमें से कितना जनरल फ्री अलाउंस अलाउड है? 50,000 अलाउड है, इंडियन रेजिडेंट हूं तो ये लेस कर दिया, कितना आया? 128,500। अब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लग जाएगा एट द रेट 38.5% की रेट से, जो कस्टम ड्यूटी आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी तक की कहानी समझ में आ गई? तो ये तो था जनरल अलाउंस जो लोगों को हर किसी को मिलता है। अब कुछ एक और अलाउंस दिया गया, एक कुछ और एक्स्ट्रा अलाउंस दिया गया, कुछ और एडिशनल अलाउंस दिया गया है। ये बोला गया कि अगर आप अपना रेजिडेंस ट्रांसफर करते हो, मान लो आप आउट ऑफ इंडिया चले गए, वहां पे पूरा सेट हो गए, अब इंडिया में आना चाहते हो परमानेंटली, तो कैसे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? तो ऐसे केस में उन्होंने बोला कि भैया आप आउट ऑफ इंडिया अगर ज्यादा टाइम रह रहे हो तो आपने अपना घर बसा लिया होगा, तो वहां से सामान लेके आना पड़ेगा आपको। अगर सामान लेके आओगे तो आपको ड्यूटी हम थोड़ा फ्री कर देंगे। क्या बोला गया कि जो ऊपर जनरल अलाउंस है वो तो है ही है, उसके अलावा आपको थोड़ा और बेनिफिट दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया 3 महीने से लेकर 6 महीने तक स्टे किए थे तो ऐसे केस में आप अपने पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स लेके आ सकते हो अप टू ₹60,000, बट उसमें अनेक्सर 1 और 3 के आइटम नहीं होने चाहिए। अनेक्सर 1 हमने डिस्कस किया, 3 भी देख लेंगे, तो ये वाले आइटम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी आइटम है तो वो 60,000 रुपीज तक ले सकते हो अगर आप आउट ऑफ इंडिया 3 महीने से 6 महीने तक रहे हो। पर कंडीशन है कि वो इंडियन पैसेंजर होना चाहिए जो व्यक्ति है। अगर आप 6 महीने से 1 साल तक के लिए रहे हो तो ऐसे केस में आप पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट लेके आ सकते हो अप टू 1 लाख रुपीज, पर अनेक्सर 1 और 3 वाले आइटम नहीं लेके आ सकते, प्रोवाइडेड आप इंडियन पैसेंजर हो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहे हो 1 साल से 2 साल के लिए तो आप पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट लेके आ सकते हो 2 लाख रुपए तक के, अनेक्सर 1 और 3 वाले आइटम्स को छोड़ के, प्रोवाइडेड आप इंडियन पैसेंजर हो और आपने पिछले 3 साल में ये कंसेशन नहीं लिया है। अगर आप 2 साल से ज्यादा के लिए आउट ऑफ इंडिया रुके हो तो आप 5 लाख रुपए तक ये आइटम लेके आ सकते हो पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट, बट अनेक्सर 1 और 3 वाले आइटम्स को छोड़ के।
मिनिमम 2 साल आपको आउट ऑफ इंडिया रुकना पड़ेगा, उसके लिए 5 लाख रुपए का बेनिफिट लेने के लिए। अब मान लो आप 2 साल से पहले आ जाते हो, तो 2 महीने पहले तक भी आओगे तो भी आपको एसीडीसी उसके लिए कंडोन कर सकता है, आपको माफ कर सकता है, तो भी आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट दे देगा। अब जो पिछले 2 साल में आप आउट ऑफ इंडिया रहे हो, उसके दौरान आप इंडिया में आए होगे, तो इंडिया में 6 महीने से ज्यादा आप नहीं रहे हो। अगर 6 महीने से ज्यादा रहे हो तो उस कंडीशन को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर कंडोन कर सकता है। और पिछले 3 साल में आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया, तब जाके आपको 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप 3 से 6 महीने के लिए रहे हो आउट ऑफ इंडिया, तो 60,000 रुपए, 6 से 1 साल 1 लाख रुपए, 1 साल से 2 साल 2 लाख रुपए, 2 साल से ज्यादा 5 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये आपको एडिशनल अलाउंस है अगर आप अपना रेजिडेंस ट्रांसफर करते हो इंडिया में। चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है? जो बैगेज आप पैसेंजर अपने साथ नहीं लेके आता, तो उसे या तो 2 महीने पहले भेज सकता है या फिर 1 महीने बाद तक वो भेज सकता है, उसे बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। क्रू बैगेज क्या होता है? देखो, अब ये वाला जो अलाउंस है, क्या जो एयरपोर्ट में चलाते हैं, पायलट चलाते हैं, या फिर जो आपकी एयर जो होस्टेस होती है वो हर डेली बेसिस पे जाती है कनाडा या फिर जहां पे भी जाते हैं दूसरे देश में, तो वहां से अगर कोई सामान लेके आएंगे तो क्या इनको हमेशा 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, उसमें बोल दिया गया कि उन्हें बेनिफिट ये जो मिलेगा वो लास्ट टर्मिनेशन पे मिलेगा। जब उनकी एयरलाइन उन्हें टर्मिनेट कर देगी, उनका लास्ट फ्लाइट होगा, उस दिन जब वो इंडिया आएंगे तब उनको ये 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना सिर्फ उन्हें 1,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। 1,500 रुपए का सामान लेके आ सकते हैं हर बार जब वो इंडिया आएंगे, चॉकलेट्स, चीज, कॉस्मेटिक्स और पैटी गिफ्ट, ताकि अपने घर वालों और अपने लिए एंजॉय कर सके 1,500 रुपए तक का सामान। बाकी जो 50,000 रुपए का बेनिफिट वो तभी मिलेगा जब उनका लास्ट टर्मिनेशन होगा, लास्ट उनकी फ्लाइट होगी। टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि देखो, अगर मान लो कोई पैसेंजर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ जाता है, ठीक है, और उसे पता नहीं था कि जो गुड्स वो अपने साथ लेके आया है वो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, इंडिया में एंटर नहीं हो सकते, या फिर उनके ऊपर बहुत सारी भारी भरकम ड्यूटी है जो वो पे नहीं करना चाहता, बट उसने अपने बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में उसे डिक्लेयर किया है, इसका मतलब वो छुपाना नहीं चाहता, वो स्मगलिंग नहीं कर रहा था। तो ऐसे केस में अगर वो रिक्वेस्ट करता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो प्रॉपर ऑफिसर उस सामान को डिटेन कर लेगा, और जब वो व्यक्ति छोड़ के जाएगा इंडिया, तब उसे वो सामान वापस लौटा दिया जाएगा। जब वो रिटर्न करेगा इंडिया से, तब उसे सामान लौटा दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी डिटेंशन, ठीक है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जब देखो, अगर मान लो एक पोर्ट पे माल आ गया, अब दूसरे पोर्ट पे माल लेके जाया जाएगा उसी कन्वेंस में जिस कन्वेंस से उस पोर्ट पे माल आया था, उसे बोलते हैं ट्रांजिट। ऐसे केस में कन्वेंस सेम रहता है, कन्वेंस चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए एक पोर्ट पे माल आ गया, वहां पे उसने उतार दिया, अब दूसरा कन्वेंस उस माल को उठा के दूसरे पोर्ट पे लेके जाएगा, उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो ऐसे केस में कन्वेंस चेंज हो जाता है, इन्हें बोलते हैं ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट। बट यही चैप्टर था आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड बैगेज रूल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैगेज रूल है, दूसरा उसमें बिल ऑफ एंट्री वगैरह देख सकते हो, तीसरा असेसमेंट के जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो देख सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।